हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अजय बंगा, जो कि मास्टर कार्ड के एक टाइम पर सीईओ थे, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दे दी है, यानी वर्ल्ड बैंक के अगले ये अध्यक्ष होंगे। और संयुक्त राष्ट्र ने एक साल युद्ध बीतने के बाद, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, उसके बाद एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें यह कहा गया है कि रूस को यूक्रेन छोड़ करके वापस हो जाना चाहिए। सीडी देशमुख जी, जो कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, इनके नाम पर मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर रखा जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। और अभी अमेजन के साथ भारत ने ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होने की घोषणा की है, या कहें अमेजन कंपनी जो है अब ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होगी। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा कि सिएटल जो है ये जातिगत भेदभाव प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। अरमानी गिरधर जी ये रक्षा सचिव बने रहेंगे अगले 31 अक्टूबर 2024 तक। इनको एक साल का एक्सटेंशन मिला है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है सज्जन जिंदल ने। ये जेएसडब्ल्यू स्टील ग्रुप से हैं। और वहीं भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जिनेवा में चुना गया है। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मैन होल को सफाई करने के लिए रोबोट स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों केरल। केरल ने जो सेप्टिक टैंक होती है ना, जो सीवर का जो सफाई करने वाले होते हैं, पहले तो आदमी यूज किए जाते थे, अब उनकी जगह पर एक रोबोटिक मशीन बनाया गया है। नाम इसको दिया गया है बैंडिकूट। तो बैंडिकूट जो मशीन है, जो रोबोट है एक प्रकार से कहें, जो कि आदमियों के की तरह ही शक्ल में दिखता है। और ये रोबोट सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए, मेन होल को साफ करने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका यूज करने वाला केरल बन गया है पहला राज्य। देखो, सेप्टिक टैंक, सीवर, ये सब की सफाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। कई बार इसमें गैस बन जाती है और जो व्यक्ति जाते हैं, जो इसके अंदर घुसते हैं, जो गटर वगैरह में सफाई करने के लिए, उनकी मौत तक हो जाती है। तो अब यहाँ पर रोबोट का यूज किया जाएगा, नाम होगा इसका बैंडिकूट। और ये यूज करने वाला केरल बन गया है पहला राज्य। देखो, मैंने जैसे बताया कि ये बहुत ही सीरियस टास्क है। इसके लिए सरकारें भी तरह तरह की योजनाएं लाया करती रहती हैं। जैसे केंद्र सरकार ने नमस्ते योजना शुरू की थी, और इसके तहत उन ऐसे लोगों को मुआवजा देना, उनको एक निश्चित पैकेज देना, उनके परिवार वालों को अगर कुछ ऐसी घटना हो जाए तो ये देने के लिए था। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की। ये भी सीवर कनेक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर आगरा बना है यूपी का। ये भी सीवर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बात करेंगे केरल से रिलेटेड क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले केरल के बारे में थोड़ा सा लोकेशन जान लो। केरल आप देखोगे यहाँ पर है इंडिया के मैप में। ये कर्नाटका और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन जी सीपीआईएम पार्टी से यहाँ के हैं सीएम, और गवर्नर यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। यहाँ पर दोस्तों इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये यहाँ पर है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार नदी भी बहती है, ठीक है, ये भी यहीं पर है। पेरियार झील भी यहीं पर है। पलक्कड़ गैप, थामासोरी, इसके अलावा पालघाट, पालघाट ये भी यहीं पर है। क्लियर। कथकली, मोहिनीअट्टम, और ये सभी यहाँ पर है। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था मोहिनीअट्टम को दोबारा से जीवित करने वाली आयरन लेडी डॉक्टर कनक रेले, इनका निधन हो गया है। डॉक्टर कनक रेले, इनका संबंध मोहिनीअट्टम से ही था और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा, केरल की ही थी। ठीक, चलिए अब केरल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर के आए हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। देखो, केरल ना बहुत ज्यादा एडवांस है। बहुत ज्यादा एडवांस होने का कारण इसके पीछे है साक्षरता, लिटरेसी। भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला राज्य ये है। इनफैक्ट पूर्णतः कहा जाता है कि पूरी तरीके से साक्षर राज्य केरल ही है। भारत का पहला डिजिटलीकृत गांव यहीं पर है, पोल्लमपारा गांव नाम है उसका। इसके अलावा भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य है, ये भी केरल ही में बना था। भी कुछ ही महीनों पहले की न्यूज है।
इसके अलावा भारत का पहली पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला जिला भी यहीं पर है, स्थित है। त्रिशूर जिला केरल का ही है और भारत का पहला खुद का इंटरनेट यूज करने वाला ये राज्य है केरल। इसके अलावा कोल्लम जो है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम जिला ये भी केरल में ही स्थित है। और भी केरल से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि हाई कोर्ट से रिलेटेड एक था पेपरलेस हाई कोर्ट। पेपरलेस हाई कोर्ट ये वाला ये भी पहला केरल हाई कोर्ट ही बना है। यहाँ पर एक नए वायरस नोरो वायरस का संक्रमण अभी देखने को मिला था। वायरस की बात ये अलग ही टॉपिक है। आपने देखा निपाह वायरस पहला मामला आया था, कोविड का भी मामला पहले यहीं पर आया था। ठीक है, ये सभी चीजें, वायरस भी सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलता है। केरल हाई कोर्ट अभी क्षेत्रीय मामले में एक फैसला सुनाया था मलयालम लैंग्वेज में, ऐसा भी करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप केरल से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के किस स्थान के नाम को बदलने की मंजूरी दी? देखो महाराष्ट्र सरकार जो है अब लगातार नाम बदलने पर लगी हुई है और केंद्र सरकार को दी हुई थी कि इसने एक लिस्ट और वो लिस्ट अब अप्रूव हो गई है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद ये दोनों का नाम अब बदला जाएगा। औरंगाबाद का नाम रखा जाएगा दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया जाएगा। 24 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी मैंने कल बताया था आपको मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम सीडी देशमुख स्टेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी नाम परिवर्तित हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में नाम बदलने से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आए हुए हैं और एक अलग सा वीडियो भी इस पर बनाया जा सकता है। चलिए मैं कुछ का रिवीजन करवा दे रहा हूँ, वैसे तो पूरा का मैं आपको वीडियो ही दूंगा तो वो ज्यादा ही बेटर पड़ेगा। अभी केंद्र सरकार ने दोस्तों राष्ट्रपति आवास जो है ना, राष्ट्रपति भवन के पास में जो मुगल गार्डन हुआ करता था उसका नाम बदल करके अमृत उद्यान किया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना था। ठीक है, इसके अलावा यूएई में भी एक क्वेश्चन ऐसे नाम बदलने से रिलेटेड आया, जहां पर ये कहा गया कि यूएई के उपराष्ट्रपति राशिद अल मकतूम ने वहां पर जो अल मिनहाद का नाम का एक प्लेस था उसको नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया है। यूएई में हिंद शहर आ गया है। ठीक है, इसके अलावा भोपाल में एक इस्लाम नगर गांव था उसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है, वहां पर लोकल या कहीं रीजनल लोगों के आने के बाद। और एक अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस था उसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया, कुछ दिन पहले की ही न्यूज है। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2 नामों के बदलने की मंजूरी दी है, जिसमें से गोरखपुर जिले में एक नगर पालिका परिषद है मुंडेरा बाजार, उसका नाम चौरी चौरा किया जाएगा। इसके अलावा एक देवरिया जिले का जो तेलिया अफगान था गांव, उसका नाम बदल करके तेलिया शुक्ला किया गया। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी है ना, जिसकी सरकार है तेलंगाना में, उसका नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। मतलब उसने अर्जी की थी कि अब इसका नाम बीआरएस कर दिया जाए, भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी, तो वो भी कर दिया गया है अब। ठीक है, चलिए तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र के बारे में अगर वैसे बात करें तो महाराष्ट्र में आप देखोगे लोकेशन यहाँ पर है महाराष्ट्र की। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के सीएम हैं और अभी चुनाव आयोग ने इनको शिवसेना का जो सिंबल है धनुष बाण वो प्रोवाइड कर दिया है और इन्हीं को शिवसेना का लीडर जो है घोषित कर दिया है ऑफिशियली। ठीक है, रमेश बैस जी यहाँ के नए गवर्नर भी बनकर आए हुए हैं। लोनार झील है यहाँ पर, लोनार झील ये पिंक झील के नाम से भी जानी जाती है, गुलाबी लेक के नाम से भी जानी जाती है और ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है ऐसा माना जाता है। शिवसागर झील, विहार झील, वेन्ना झील यहीं पर है। भोर घाट, थाल घाट ये भी यहीं पर है। लावड़ी, पोड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और गोवा से। महाराष्ट्र दोस्तों गोवा गुजरात से और महाराष्ट्र अलग हुए थे आपस में 1 मई 1960 को। कौन सा राज्य कब अलग हुआ, किससे अलग हुआ, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हो। अगला, हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को कितने मिलियन डॉलर का फंड दिया? आईएमएफ की फटकार के बाद पाकिस्तान को फाइनली लोन मिल गया और फिर से वही वही पुराना जो चीन है जिसका एक प्रकार से गुलामी कर ही रहा है ये, अब वही फिर से लोन को दे करके इसको डेट ट्रैप में फंसा रहा है। कैसे फंसा रहा है? तो वो चाइना क्या करता है ना, वेट करता है पहले तो आपको एकदम बिल्कुल बर्बादी के कगार पर होने के लिए ऐसा जाल बिछाएगा कि जिससे आप धीरे धीरे बर्बाद हो। उसके बाद जब आपको कोई ना लोन दे रहा हो तब वो अपने मनमाने रेट पर देता है, अपने मनमाने इंटरेस्ट रेट पर देता है लोन। और लोन की शर्तों में इसमें इसकी शर्तें ये भी होती है कि हम अपनी तरफ से आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे,
या फिर आप अगर किसी चीज के लिए लोन ले रहे हो तो वहां पर हम देंगे, उस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, तो उसमें हमारे ही जो मजदूर हैं या इंजीनियर हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो जाएंगे वहां पर। तो ऐसा करके ये पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड कर रहा था, वहां पर चाइनीज ही एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। तो बदले में उसे भी पता है कि पाकिस्तान तो कभी भिखारी है, पैसा लौटा पाएगा नहीं, तो ये बदले में वहां पर अपने कर्मचारियों को, अपने आदमियों को, व्यक्तियों को वहां पर काम लगवा करके उल्टा उतना कमाई करके वापस कर लेता है। और जो पैसा दिया रहता है उसके डेट ट्रैप में ये फंस ही गया है। तो अब उसके बदले में वो एक ही चारा बचता है कि अब अगर हमारा पैसा नहीं लौटाओगे तो वो हम जमीन कब्जा लेंगे। यही श्रीलंका के हम्बनटोटा के साथ हुआ, अभी यहाँ पे ये हुआ। तो अभी तो फिलहाल ये पैकेज दिया है, ये वाला जो दिया है $700 मिलियन का चाइना ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान पूरी तरीके से डूब ही रहा है और चाइना के लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि भारत ही एक टक्कर का है जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो इसलिए भारत को चारों तरफ से घेरने में कहीं न कहीं चाइना का थोड़ा-सा एक उसके लिए अच्छा ही होगा, अगर पाकिस्तान पर उसका कब्जा ही हो रहा है एक प्रकार से तो। पाकिस्तान को कठपुतली बना ही दिया है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे $700 मिलियन का जो है ये अप्रूव कर दिया है और ये भी एक प्रकार का लोन ही है, ठीक है। पहले आईएमएफ के पास गए थे पाकिस्तान वाले, आईएमएफ ने कहा कि आप लौटा तो पाओगे नहीं पैसा, तो फिर ऐसा करते हैं, या तो आप अपने देश में जो भी चीजें हैं उनका दाम और ज्यादा बढ़ा दो, दोगुना तिगुना कर दो, ठीक है। तब आप लोगों से और ज्यादा टैक्स वसूलोगे, उसके बाद फिर तब हमको दे पाओगे पैसा, तब तो इस शर्त पे हम देंगे। तो अभी दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ ही महीनों में होने वाले हैं चुनाव। तो अगर वहाँ की सरकार और ज्यादा दाम महंगा कर देती है तब तो वो वैसे भी हार जाएगी, और वहां पर लोग सत्ता ही रहना चाहते हैं, मतलब सत्ता गिरने नहीं देना चाहते हैं जनता के साथ चाहे जो हो। तो इस वजह से आईएमएफ से बात बनी नहीं, तो अब चाइना से लेना पड़ा इनको। फिलहाल अगर अभी की बात की जाए 2024 से 26 के दौरान इनको $75 अरब का पुनर्भुगतान करना है। $75 बिलियन, बहुत बड़ी रकम है। आगे, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका अवार्ड जीता है आरआरआर ने। आरआरआर ये लगातार अवार्ड्स जीतती जा रही है और आज मैं सब बताऊंगा आपको कि कहां कहां पर इसने अभी तक अवार्ड जीते हुए हैं। आरआरआर ने एक बार फिर से अभी जीता है, अभी बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में, ठीक है, जिसे एचसीए अवार्ड भी कहा जाता है। यहां पर इसने 4 कैटेगरीज में अवार्ड जीते हैं। एक तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी, दूसरा बेस्ट एक्शन फिल्म की कैटेगरी, इसके बाद बेस्ट स्टंट की कैटेगरी और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी। ये 4 कैटेगरी में इसने अभी जीते हुए हैं। फिल्म का निर्देशन यानी डायरेक्शन किया है एस राजमौली ने, और एक्टर में तो आप जानते हो रामचरण तेजा, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट वगैरह थी इसमें। इससे पहले इसने नाटू नाटू सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीता था गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि आरआरआर ने जो दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स होता है ना, उसमें भी फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है इसे, ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब इंटरनेशनल फाल्के अवार्ड्स में। इसके पहले क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में इसने 2 पुरस्कार जीते हुए थे राजमौली की ये आरआरआर ने, एक तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए और एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। उससे भी पहले एक न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल होता है अवार्ड, उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड मिला था राजमौली साहब को, ठीक है। राजमौली वही हैं जिन्होंने बाहुबली 1-2 बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिल गेट्स ने किस कंपनी में $902 मिलियन की साझेदारी खरीदी या हिस्सेदारी खरीदी? तो बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, इन्होंने अभी $902 मिलियन की स्टेक खरीदी है। किसमें? हेनकेन होल्डिंग्स एनवी ने। हेनकेन दोस्तों शराब बनाने वाली कंपनी है, और हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक बुक लिखने वाले बिल गेट्स को अच्छे से पता चल चुका है, चाहे जितने भी पेंडेमिक आ जाएं, लोग शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से शराब वाली कंपनी में लगा दो पैसा। $902 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया है हेनकेन होल्डिंग्स एनवी में, और 3.8% का हिस्सा इन्होंने खरीद लिया है। माइक्रोसॉफ्ट की देखो, अब इसमें इन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं, अपना जो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है, जो इनकी बीबी के साथ है, जो पूर्व बीबी थी मेलिंडा गेट्स, उनके साथ मिल करके इन्होंने उसका भी पैसा इसमें लगवाया हेनकेन होल्डिंग्स में। 6.5 मिलियन शेयर और 4.18 मिलियन शेयर और खरीदे। तो कुल मिला जुला करके बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, इन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी हुई है। आगे, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार 2023 में क्रिप्टो को अपनाने में भारत कौन से में नंबर पर है?
तो दोस्तों हेज विद क्रिप्टो रिसर्च एक संस्था है और उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में भारत 7वां सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है। मतलब बड़े देशों में अगर बात की जाए तो 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है जो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहा है। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों ब्लॉकचेन बेस्ड एक करेंसी होती है, सिस्टम होता है, जैसे बिटकॉइन हुआ, ईथर कॉइन हुआ, डूजे कॉइन हुआ, ये सब वगैरह। तो 7वां जो है बिगेस्ट नेशन बन रहा है भारत। ठीक है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया बताया है इन्होंने, दूसरे पर यूएसए को रखा है, तीसरे पर ब्राजील, फिर यूएई, हांगकांग, ताइवान, देन इंडिया। इसके बाद कनाडा, तुर्की और सिंगापुर है टॉप 10 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है ये हेज विद क्रिप्टो के अनुसार। अगला, किस देश के राजकुमार जिग्मे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो भूटान के राजकुमार जिग्मे वांगचुक ये देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। एक्चुअल में जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड है ना, वैसे यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी कार्ड अब जारी करना शुरू किया है वहां की गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या कहें कि वहां पर राजशाही शासन है, तो वहां पर अब ऐसा ही डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड जारी करना शुरू किया गया है। और सबसे पहले तो इनके ही बेटे यानी कि जो वहां के राजा हैं, उनके जो प्रिंस हैं जिग्मे वांगचुक, उन्हीं को सबसे पहला व्यक्ति चुना गया है, तो वो बन गए हैं पहले डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान। क्लियर? तो जिग्मे खेसर नामग्याल। हालांकि अभी इनकी उम्र सिर्फ 7 साल है और इसका जो एनडीआई जारी किया जा रहा है ना, जो नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी जारी किया जा रहा है, उसका नियम में ये कहा गया है कि 8 साल या उससे ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उनको उसके तहत रजिस्टर किया जाएगा। और खुद उनके राजकुमार हैं 7 साल के जो पहले नागरिक बने हैं, यानी पहले ही नंबर पर सबसे पहला इन्होंने रूल तोड़ा। फिलहाल जो भी हो, भारत के आधार कार्ड जैसा ये भी है और 2021 में नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत इन्होंने की थी। दोस्तों एक चीज और मुझे याद आ रहा है, यूपीआई सिस्टम, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना अपना, जिसको आज 11 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं, उसमें भूटान भी शामिल है। भूटान में भी यूपीआई सिस्टम भारत का चलता है। भूटान से मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है, एक मंगदेक्षु नाम की परियोजना थी, मंगदेक्षु नाम की परियोजना, जो कि भारत ने ही वहां पर विकसित किया था, भारत ने इसको सौंप दिया बाद में। इस मंगदेक्षु परियोजना को सिविल इंजीनियर्स अवार्ड भी मिला था। ठीक है, लंदन के द्वारा दिया गया था। तो मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है भूटान में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे, हाल ही में एसएनपी द्वारा किस कंपनी को विश्व में नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादक का दर्जा दिया गया? तो एसएनपी के द्वारा अभी एनटीपीसी को, एनटीपीसी बोले तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को, जो कि एक महारत्न कंपनी है भारत की, इसको दुनिया में नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादक का दर्जा दिया गया है एनटीपीसी लिमिटेड को। यहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह देख पाओगे, एनटीपीसी रैंक्ड एज द टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर्स ग्लोबली बाय एसएनपी प्लेट्स। तो भारत के आज के टाइम पर 24% टोटल बिजली में इसका योगदान रहता है। एनटीपीसी का महारत्न कंपनी है। और तो और नीति आयोग का जो एक मिशन है ना नेट जीरो एनर्जी वाला, उसमें भी ये योगदान कर रहा है, इसके साथ साझेदारी किया हुआ है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। गुरदीप सिंह जी इसके महानिदेशक हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एक महारत्न कंपनी है, टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या भारत में है आज के टाइम पर 12। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में टेलीफोनिका जर्मनी ने किस कंपनी को भविष्य के लिए तैयार संचालन समर्थन बनाने के लिए परिवर्तन भागीदार के रूप में चुना? मोटा मोटा कहें, फोनिका जर्मनी ने किस भारतीय आईटी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो किया है टीसीएस के साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ किया हुआ है जर्मनी ने। यहाँ पर आप देख लो, टीसीएस बैक डील, मतलब इसने डील जीत लिया है एक प्रकार से, डिजिटली ट्रांसफॉर्म जर्मन टेलीकॉम ऑपरेटर्स बिजनेस। तो जर्मन टेलीकॉम ऑपरेटर्स का बिजनेस का डील जो है, या कहें कि जो ऑक्शन होता है, टेंडर जो होता पास किया जाता है, उसमें टीसीएस ने डील जीत ली हुई है। तो ये वहां पर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और टेलीफोन का जर्मनी को जीरो टच क्लाउड आधारित संचालन लागू करने में मदद करेगी। जर्मनी कहाँ है? चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे यूरोप में। यूरोप में देखिए यहाँ पर जर्मनी आपको दिखेगा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब बड़े देश हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, आप देखोगे एक लाइन में यहाँ पर आपको मिलेंगे, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। ये रहा जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन, याद रखिएगा। जर्मनी की करेंसी यूरो होती है क्योंकि ये भी यूरोपियन यूनियन का ही सदस्य देश है। और एलॉफ स्कॉल्स, ये यहाँ के हैं चांसलर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि ये अभी आए हुए हैं भारत में। और इस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला था लेकिन समय नहीं मिल पाया पूरी तरीके से।
चलिए मैं हो सकेगा वीडियो दूंगा जरूर। भारत में आए हुए हैं, भारत पर किन किन मुद्दों पर ये बात कर रहे हैं अभी। एला ऑफ स्कोल्स, इनका नाम आप याद रखेंगे। और एंजेला मार्केल, वो भी नाम अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जिक्र किया था, जो कि यहाँ की पूर्व चांसलर थी। उनको बताया था मैंने, यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला हुआ है, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। बर्लिन यहाँ की राजधानी है। चलिए अच्छा, एक चीज और यहीं पर मैं थोड़ा सा भूटान को भी दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर आप, क्योंकि अभी आया था, जिक्र आया था तो देख ही लो। यहीं पर भारत के ही बगल में पड़ोसी ही देश है भूटान, और ये स्थल रुद्ध देश है। देखो स्थल रुद्ध मतलब ये लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ जो आसपास का इसका बॉर्डर लगता है ना, वो किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगता है, लैंड से ही लगता है। तो लैंड लॉक्ड कंट्री कही जाएगी। आपसे पूछा जाएगा भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, आप बताएंगे नेपाल है, भूटान है, उसके बाद इधर भी बहुत सारे देश हैं जैसे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये सब भी स्थल रुद्ध ही हैं। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने कल भी जिक्र किया था कि एफएटीएफ ने रसिया को अपने सदस्य की लिस्ट से ही हटा दिया है। एफएटीएफ जो है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने रसिया को अपने सदस्य देशों की लिस्ट से ही हटा दिया है, ठीक है। और कारण वही रसिया यूक्रेन का युद्ध पुराना वाला, कि अभी तक ये मान नहीं रहा है यूक्रेन में इन्वेजन करने से, यूक्रेन में युद्ध को रोकने से, तो इस वजह से इसको इस पर ये एक प्रकार से एक्शन लिया गया है। एफएटीएफ के बारे में अगर वैसे बात करें तो अभी रिसेंटली याद होगा आपको, जब से पाकिस्तान में नई सरकार बनी हुई है, तब पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में करी गई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य देशों की संख्या 39 है। एफएटीएफ का गठन किया गया था जिससे दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद पर जो फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग जिसे कहते हैं, उन सबको रोका जा सके, ठीक है। चलिए ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। इसके अलावा कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि भारत का पेपरलेस हाई कोर्ट बनने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो केरल हाई कोर्ट। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की स्थापना कब करी गई थी, 2002 में की गई थी। आज आपको क्या बताना है, प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एनजेटी ऐप पर जाकर इसकी क्विज वगैरह भी सॉल्व करते ही होंगे। नहीं करते हैं तो चाहिए अब से करना स्टार्ट कर दीजिए। सभी महीनों की क्विज, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर फ्री में आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।